अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज भी हम बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम के आगाज़ में मशरिक़ वस्ता के ख़ित्ते की, जहां अहम तब्दीलियां आ रही हैं। आप सभी जानते हैं कि अमन के लिए माजी के हरीफ अब हलीफ बनते जा रहे हैं। तमाम गिले शिकवे दूर करके एक नए दौर के साथ सिफारती ताल्लुकात को बहाल करने की राह पर गामज़न हैं। नाज़रीन, खलीजी रियासतों के बेहतर ताल्लुकात की बहाली में जो सबसे बड़ी पेशरफ्त हुई है वो ये है कि ईरान और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारिजा के दरमियान 7 साल के तवील अरसे के बाद बीजिंग में मुलाकात हुई है। जी हाँ, 7 साल बाद ये वज़राए ख़ारिजा आपस में मिल रहे हैं। ये मुलाकात, जिसके मनाजिर भी अभी हम आपको आपकी TV स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस मुलाकात के बाद एक एलामिया भी जारी किया गया है और उस एलामिया में बताया ये गया है कि सऊदी अरब और ईरान ने अपने अपने सिफारत खाने दोनों ममालिक के अंदर दोबारा खोलने और परवाज़ों की बहाली पर भी इत्तेफाक कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। सिफारत खाने खोल लिए जाएंगे, नो डाउट ये एक बहुत बड़ी ख़बर थी। इससे हमने लास्ट वीक आपको आगाह भी किया था, लेकिन अब परवाज़ें भी बहाल होंगी दोनों ममालिक के दरमियान। ये भी बड़ी खुशाइंद और एक बड़ी पेशरफ्त है। नाज़रीन, फ़रीक़ैन ने बीजिंग माहदे पर अमल दरामद, उसके फ़ाल होने की अहमियत पर जोर दिया है। दोनों ममालिक के जो वज़राए ख़ारिजा हैं, उन्होंने ख़त्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम लाने के लिए मिलकर काम करने का अहद भी किया है। अच्छा नाज़रीन, एक जानिब सऊदी अरब और ईरान कई सालों के बाद कशीदगी ख़त्म करके ताल्लुकात बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं, तो वहीं तेहरान ने रज़ा अमीरी को मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए अपना नया सफ़ीर तैनात कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी 2016 से ईरान का कोई सफ़ीर नहीं था, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में कशीदगी के बायस अमारात, कुवैत समेत दीगर अरब मुल्कों के भी ताल्लुकात मुनक़ता हो गए थे। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए अब तक क्या पेशरफ्त सामने आई है, और ये जो सारी खबरें मैंने आपसे शेयर की हैं, इससे इस खत्ते के अंदर बदलाव आने वाला है और ख़ास तौर पर दुनिया भर पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। हम जानते हैं कि मुस्लिम उम्मा पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जाती रही है बहुत सारे मामलात को लेकर, जैसे मसला कश्मीर है, मसला फ़लस्तीन है, शाम के अंदर की सिचुएशन है, दीगर जो मामलात हैं, इनके आपसी जो ताल्लुकात हैं, उनको लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही है और कहा यह जाता रहा है कि इनमें इत्तेहाद नहीं है और इस इत्तेहाद का जो फ़ायदा है, इत्तेहाद न होने का जो फ़ायदा है, वो दूसरे ममालिक उठा रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि इत्तेहाद जो बढ़ रहा है, और ख़ास तौर पर आज जब अरब अमारात की भी बात कर रहे होंगे, उसके भी ताल्लुकात ईरान से ठीक होने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें कितनी मुस्बत हैं, ये हम जानेंगे डॉक्टर जमील अहमद खान से। साबिक सफ़ीर रहे हैं चूँकि ये UAE में, तो हमें बेहतर तौर पर UAE के ताल्लुकात जो हैं ईरान से बढ़ते हुए उस पर तज्ज़िया जानने को मिलेगा इनसे। अभी आपको एक रिपोर्ट दिखा रही हूँ। रिपोर्ट के बाद जब आपसे मिलेंगे तो मेरे गेस्ट हमारे साथ होंगे, उनसे बात करें। खलीजी रियासतों में अमन के लिए चीन की काविशें रंग ला रही हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और उनके ईरानी हममनसब हुसैन अमीर अल लेहान के दरमियान बीजिंग में अहम मुलाकात हुई। ये 7 साल से ज़ायद अरसे में दोनों मुल्कों की आला तरीन सतह पर पहली बाज़ाब्ता मुलाकात है। इस मुलाकात के बाद जारी एलामिये में बताया गया कि सऊदी अरब और ईरान ने 2 माह के अंदर दोनों मुल्कों में सिफारत खाने खोलने पर इत्तेफाक किया। दोनों फरीकों ने बीजिंग मुआहदे पर अमल दरामद और उसके फाल होने की अहमियत पर जोर दिया, जिससे बाहमी एतमाद और ताउन के शोबों को वुसअत और खित्ते में सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली पैदा करने में मदद मिले। ईरान और सऊदी अरब ने इत्तेफाक किया कि दोनों ममालिक ताउन को बढ़ाने के तरीकों का जायजा लेने के लिए हम आहंगी जारी रखेंगे, जिनमें परवाजों के दोबारा आगाज और 2 तरफा दौरों के अलावा शहरियों के लिए वजीरों की सहूलत फराहम करना शामिल है। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारिजा ने एक दूसरे को दारुल हुकूमतों के दौरे की दावत भी दी। सऊदी अरब और ईरान ने चीनी सरपरस्ती में अपने सिफारती ताल्लुकात बहाल करने पर इत्तफाक किया था। फरीकी बयान में रियासतों की खुद मुख्तारी के एहतराम और उनके अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर जोर दिया गया। उन्होंने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तमाम मुश्तरका मुआहिदों को फाल करने की भी तौसीक की, जिनमें सिक्योरिटी ताउन के मुआहिदे, मईशत, तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, साइंस, सकाफत, खेल और नौजवानों के शोबे में ताउन के मुआहिदे शामिल हैं। दूसरी जानिब ईरान ने दुबई में 7 साल बाद रजा अमीर को अपना सफीर मुकर्रर किया है। रजा अमीरी अफ्रीकी मुल्क अलजायर, एरिटेरिया और सूडान में भी ईरानी सफीर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। वो वजारत खारजा में बैरून मुल्क मुकीम ईरानियों के दफ्तर में डायरेक्टर जनरल के तौर पर काम कर चुके हैं। अरब मीडिया के मुताबिक ये पेशरफ्त भी खलीजी रियासतों और ईरान के दरमियान ताल्लुकात को
असर नौ उस्तवार करने की कोशिशों का हिस्सा है। सऊदी अरब की जानिब से 2016 में शिया आलमी दीन को फांसी देने के बाद मुजाहिरीन ने ईरान में सऊदी सिफारती मिशन पर हमला किया था। इस पर सऊदी अरब ने अपना सफीर वापस बुलाकर ईरान के साथ ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए थे। सऊदी अरब से इजहार यकजहती के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर अरब ममालिक ने भी अपने सफीर वापस बुला लिए थे। सऊदी अरब से सिफारती ताल्लुकात की बहाली का मतलब दीगर अरब ममालिक के साथ भी ईरान के ताल्लुकात बहाल हो गए। 2016 में जो हुआ, क्यों हुआ और उसके बाद क्या हुआ, ये तो आपने जाना, लेकिन अब क्या होने जा रहा है ये हम जानेंगे डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब से। साबिक सफ़ीर यूएई में रहे हैं, पाकिस्तान के बेहतरीन अंदाज में नुमाइंदगी करते रहे हैं और आज मौजूद हैं जी वीडियो लिंक पर हमारे साथ। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी विद यू। सर बहुत शुक्रिया, वक्त निकाल रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या पेशरफ्त हो रही है ये तो हमने अभी तक जो भी अपडेट्स थी वो हमारे नाज़रीन से हमने शेयर की हैं। काफ़ी रोज़ से हम इस पे बात कर रहे हैं खलीजी ममालिक के आपसी बढ़ते हुए ताल्लुकात पर, लेकिन अब इसमें हम यकीनन बात करेंगे सऊदी अरेबिया और ईरान की, क्योंकि ये बड़ी स्टोरी है। लेकिन ये कहिएगा कि इसमें अब हमें मुत्तहिदा अरब अमारात भी एक्टिव होता हुआ दिखाई देता है, आगे आता हुआ दिखाई देता है, तो ये कितना बड़ा एक बड़ी खबर है इस सारे ताल्लुकात के मामले को लेकर सर? यकीनन एक बहुत कलीदी खबर है और बहुत कलीदी बात है कि ताल्लुकात और मरासिम जो हैं वो बेहतरी की तरफ भी जा रहे हैं और सफारती ताल्लुकात, और जैसा कि आपने रिपोर्ट में अपने खुद पेश किया, इससे आगे बात ये है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के शहरियों को वीज़ा की ज़्यादा आसान तरीके से हुसूल और उनके बिजनेस डेलीगेशंस को फैसिलिटेट करने का भी इंदिया दिया है उन्होंने इसमें, और उसका इरादा किया। और फिर चाइना ने कहा है कि अब बहुत कंट्रीज के साथ, बहुत ममालिक यानी दोनों ममालिक के साथ, सऊदी अरब और साथ में ईरान के साथ हम बिल्कुल इंगेज रखेंगे और हम उनकी मदद करते रहेंगे ताकि उनके ताल्लुकात मजीद मजबूत और कवी होते जाएं। तो और साथ में चाइना ने एक और, क्योंकि इस खित्ते की अभी और दुनिया में जो मुकाबला चल रहा है अमेरिका का और चाइना का, और ख़ासतौर पे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की एक सबसे अहम जो नुक्ता है वो है कंटेनमेंट ऑफ चाइना। उस हवाले से मध्यम अल्फाज में चाइना अपने डिप्लोमेटिक अंदाज में बात कर चुका कि जी ये जो कॉलोनियल अंदाज है, यानी कि एक सुप्रीमेसी का अंदाज है करने का, कि डिवाइड एंड रूल का, वो ये तमाम खित्ते के लोग और ये ममालिक, उनको चाहिए कि वो इस बात को रिजेक्ट करें। इसका मतलब ये है कि चाइना ने, यानी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने इस बात का जिक्र यूं भी किया कि आगे चल के इसमें कुछ थोड़े से शकोले आ सकते हैं, क्योंकि सुपर पावर्स इन्वॉल्व हैं इसमें। सऊदी अरब का रिश्ता नाता सुपर पावर यानी कि अमेरिका से, और अमेरिका की अब भी जो उनके साथ न सिर्फ ताल्लुकात बल्कि एग्रीमेंट है, उस लिहाज से अगर देखा जाए डिफेंस के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, तो वो अभी तक कायम और दायम है। तो उस लिहाज से सऊदी अरब दोनों साइड पर उसको बैलेंस किस तरह लेके चलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो जरूर नजर आ रही है कि सऊदी अरब की ये जो नई उनकी रीसेट है देयर फॉरेन पॉलिसी, उसके मुताबिक उनका झुकाव भी अब खित्ते में है, और खित्ते से ज़ाहिर है ईरान सबसे बड़ा एक इरिटेंट था, जिसमें पूरी सऊदी अरब ने अपनी पूरी कुव्वत और काविश के साथ यमन में एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। आरामको पर हमले का इल्ज़ाम भी ईरान पर, और उसमें यहाँ तक कि किसी स्टेज पर सऊदी अरब ने इजराइल को भी ओवर फ्लाइट की इजाज़त देने का रजामंदी जाहिर कर दी थी ईरान के हवाले से, कि ईरान के जब न्यूक्लियर की बात आ रही थी। और दूसरी इसमें एक इससे अहम बात यह है कि सऊदी अरब, ईरान इस वक्त इकोनॉमिक सैंक्शन के अंडर में है। सऊदी अरब जो अपने बिजनेस के और बाकी मरासिम बढ़ा रहा है, तो उसमें सैंक्शन के हवाले से कुछ दुश्वारियां और दिक्कत पेश आएंगी, लेकिन जिस दूरंदेशी के साथ दिक्कतों से निपटने के लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं इन अरब ममालिक के साथ? देखें ना, ईरान ने जब बिगाड़ पैदा किया अपने ताल्लुकात में अमेरिका के साथ, तब उसे
پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور بہت دفعہ تو حالات اتنے زیادہ بگڑ گئے کہ ایسا لگا کہ شاید ایران کو اس کے بہت سنگین نتائج جو ہیں وہ اب بھگتنا پڑیں گے۔ خیر ایسا ہوا نہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ مستقبل میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے اگر ایران ان ممالک کے کلوز ہوتا ہے، اور خاص طور پر ایسے حالات میں ہوتا ہے جب سعودیہ کے بھی تعلقات بگڑ رہے ہیں اوپیک پلس کے معاملے کے بعد سے، تو آپ کو لگتا ہے ریاکشن آئے گا اور پھر یہ ممالک سب تیار ہیں اس ریاکشن کے لیے؟ جو ریئیکشن بظاہر یعنی کھلے طریقے سے نہیں آئے گا، یہ ایک جو مدھم طریقے سے اور کوورٹ طریقے سے ریئیکشن بالکل اس میں آنے کا احتمال بالکل صحیح ہے اس بات کا۔ لیکن اب امریکہ کے لیے بھی یہ دشوار ہے، کیونکہ ایران اپنی طاقت اس پورے خطے میں اتنی بڑا چکا ہے، جس میں امریکہ نے خود ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ذکر کیا کہ ایران کی قوت، خاص طور پہ جو ان کے سیلز ہیں جہاں جہاں پورے مڈل ایسٹ میں اور پورے گلف میں، اس سے امریکہ کے اپنے انٹرسٹ کو بھی کافی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ تو اس رساکشی میں ظاہر ہو کے اور سامنے ہو کے آنا میں سمجھتا ہوں مشکل ہے، کیونکہ چائنا بیچ میں کود پڑا ہے، اور چائنا کی 400 بلین کی جو آگے 25 سال میں انویسٹمنٹ ہے اس کے ایگریمنٹس ہو چکے ہیں۔ چائنا کی اسٹیٹ آف ہارموز کے لیے ان کی ایک انٹیلیجنس ایگریمنٹ ہو چکا ہے ایران کے ساتھ۔ تو ایران اور چائنا کی اس میں، اور دوسری بات ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت چائنا اور رشیا مل کے ایک سپرمیسی، ایک وہ فوقیت لے چکے ہیں امریکہ سے کئی معاملات میں، خاص طور پہ اسپیس ویپنائزیشن میں۔ اور جب میں اس چیز کا ذکر کر رہا ہوں تو میرے سامنے ہے کہ چائنا نے اپنے ساتھ جو اپنے الائیز ان کی ہیں، اسپرنگ آف پلس کنٹری جس میں پاکستان شامل ہے، بنگلہ دیش، سری لنکا، میانمار، اور وہ اسٹیٹ آف ملاکا تک ان کی یہ ایک لائن، اور دوسری طرف اسٹیٹ آف الائنس، اسٹرنگ آف الائنس جو کہ امریکہ کی ہے، جس میں بھارت ہے، فلیپین ہے، اس کے علاوہ آسٹریلیا ہے، جاپان ہے۔ تو اس طرح ایک صف بندی تو ہوئی ہے۔ اب اس صف بندی کے ساتھ ساتھ کیونکہ چائنا نے گیلونائز کر لیا ہے، کچھ جو ریٹرنز تھے ان کو ختم کر لیا ہے، ورنہ چائنا ایران میں جو $400 بلین، اور پھر ایران اس لیے بھی ایک بہت اہم ملک ہے کہ اسٹیٹ آف ہارموز کے بالکل اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور 80% تیل چائنا کا وہ اسی علاقوں سے اور اسی ایریے سے گزرتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو اس کی ایک یقیناً اس مراسم کی جو سعودی عرب اور ایران کی ہے بڑھ رہی ہے، اور جب سعودی عرب کے مراسم اچھے ہوتے ہیں تو پورے جی سی سی کی کنٹریز کے مراسم اچھے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ یو ای کے اپنے جو ڈائریکٹ خلفشار تھا ایران کے ساتھ، وہ 3 ان کے چھوٹے آئی لینڈ ہے، اور یو ای کا ماننا یہ ہے کہ ایران نے اس کو قبضہ کر لیا ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ جب میں خود وہاں سفیر تھا تو سیکیورٹی کونسل کی جب پاکستان کے پاس پریزیڈنٹ شپ تھی تو مجھے خود ان کے فارن آفس میں بلایا جاتا رہا، اور اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی کہ یہ جو ہمارے جزیرے قبضے کیے ہیں اس سلسلے میں سیکیورٹی کونسل میں ہم ریزولوشن پیش کریں گے، اس میں پاکستان کو بھی ہمارا ساتھ، اور باقی ممالک جو ہیں سیکیورٹی کونسل۔ تو اس پاکستان کا حد آپ نے تک ذکر کیا، ساتھ دینے کا آپ نے ذکر کیا، تو ابھی پاکستان ہی کی جانب سے پیش کی گئی ایک قرارداد جو کل اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کے اندر منظور کی گئی ہے فلسطین کو لے کر، مجھے ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ یہ سعودی عرب سے جو سفارتی تعلقات کی بحالی ہو رہی ہے ایران کی، دوسرے ممالک کے ساتھ بھی اسی طرح سے جو خطے کے اور ممالک ہیں وہاں پہ بہت سارے ممالک کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں ایران کے، ان کے ساتھ بھی یہ تعلقات بحال ہو رہے ہوں گے؟ متحدہ عرب امارات کے علاوہ بھی کچھ ایسے ممالک ہیں، یہ فرما دیجیے گا۔ اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ کیا اس سے سر ڈاکٹر صاحب کچھ مدد ملے گی اسرائیلی مظالم کو روکنے میں جو فلسطین کے اندر اس وقت کیے جا رہے ہیں؟ نہیں، اس میں مجھے مستقبل قریب میں یہ اندازہ نہیں ہوتا، اور بلکہ یہ نہیں تخمینہ لگایا جا سکتا کہ کوئی اس میں مدد ملے گی، بلکہ مدد ملنے کی امید بہت کم ہے، کیونکہ جو ظلم و بربریت جو ہے، جبکہ مسجد میں جا کے پچھلے 2 شب نماز کے دوران ان کے سینوں پر فوجی بوٹ رکھ کر ان پر ظلم و تشدد کیا گیا، نمازیوں پر مسجد اقصیٰ پر پابندی لگا دی گئی کہ 40 سال سے کم آدمی کوئی نہیں جا سکتے، اور تمام جو سیکیورٹی کونسل کی جو ریزولوشن اس کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ایکوپائڈ غزہ میں، ایکوپائڈ پیلسٹین میں، اور خاص طور پہ مسجد اقصیٰ الشرف میں، وہاں جو پچھلی 2 راتوں سے ہو رہا ہے یا پہلے بھی رمضانوں میں جو خاص طور پہ ہوتا رہا ہے، وہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ یہ جو ایکوپیشن والا معاملہ ہے، جس میں تقریباً
70,000 کے قریب مسجد اقصی کے ارد گرد لوگوں کو لا کے بسایا گیا ہے، تو وہ سلسلہ رکتا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، اور خاص طور پہ ابراہیم اکارڈ کے بعد تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ تقریباً اگر یہاں ٹھہر بھی جائے تو بہت مناسب ہے، کیونکہ او آئی سی کے تمام کنٹریز جو مسلم ممالک خاص طور پر ہیں 57 کنٹریز، ان کا یہ او آئی سی کے چارٹر میں آرٹیکل 1 اور 8 جز ہے اس میں فلسطین کا بڑا ظاہر طور پہ ذکر ہے کہ اگر کوئی فلسطین کے معاملے میں ان کی حق خود ارادیت اور مسجد اقصی الشرف کے لیے اگر کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو پوری دنیا، مسلم دنیا اس پر اٹھے گی، لیکن ایسا نظر نہیں آتا ہے۔ تو اگر اس چیز کو میں سامنے اپنے رکھوں اور پھر اپنا تجزیہ پیش کروں آپ کی ناظرین کے لیے، تو محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ بربریت، یہ ظلم اور یہ تعدی خاص طور پہ کشمیریوں کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے اس میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے، اور اس کے بہت سارے مراحل اور وجوہات ہیں اس میں آگے بہت جا سارے کے مراحل دیکھیں کہ ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، کچھ وجوہات پر ہم نے آج کے اس شو میں بات کی ہے، کچھ پر آگے چل کر یقیناً ہم بات کر رہے ہوں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق سفیر یو اے کے لیے پاکستان کی جانب سے فرما رہے تھے کہ اب جو خلیجی ممالک کے آپسی بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں، یہ کیا رخ آگے چل کر اختیار کر سکتے ہیں، اور اس پر اس کی وجہ سے خطے کی سیاست پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، اور خاص طور پر پوری دنیا کی اگر ہم بات کریں اور امریکہ کے انوالومنٹ کی اگر بات کریں اس خطے کے اندر، تو وہ کس حد تک کم ہو جائے گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سارے معاملے کا ابھی فوری طور پر نہ تو مسئلہ کشمیر پر اور نہ ہی اسرائیل کے مظالم کو کم کرنے پر کوئی ہمیں اثر ہوتا ہوا دکھائی دے گا ان بڑھتے تعلقات کا، لیکن ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں آگے چل کر کوئی ایسی چیز یہ جو مسلم امہ کے اتنے اہم ممالک ہیں یہ مل کر طے کریں اور اس کا فائدہ ان مظالم کو روکنے کے لیے ہو رہا ہو۔ بہرحال جی، چائنا کا کردار، اس پہ بھی ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب اپنا تجزیہ شیئر کر رہے تھے۔ چائنا کا بہت زیادہ کردار ہے، جو آج ایک اہم ملاقات ہوئی ہے دو ممالک کے درمیان جن کے اتنا پرانا تنازع چل رہا تھا، تو چائنا سے بہت زیادہ خائف ہے امریکہ، یہ کون نہیں جانتا ہے۔ لیکن ایک اور بڑی چیز جو ہے وہ ہے تائیوان کا جزیرہ، جو دنیا کی ان دو بڑی طاقتوں میں تنازع کا باعث بن رہا ہے۔ گزشتہ سال اگست میں سابق امریکی اسپیکر جو ہیں نینسی پیلوسی، انہوں نے دورہ کیا تھا تائیوان کا، وہ بہت زیادہ کشیدگی کا باعث بنا تھا۔ اس کے بعد سے دونوں ممالک کے معاملات جو ہیں وہ ہم خراب ہوتے ہی دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ خبر ہے کہ تائیوانی صدر جو ہیں سائی انگ وین، ان کی امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر کیون میکارتھی سے ہونے والی ملاقات کشیدگی کا باعث بننے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سائی انگ وین کی ملاقات لاطینی امریکی ملکوں کے دورے سے واپسی پر لاس اینجلس میں ہوئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو میکارتھی ہیں 1979 کے بعد سے امریکی سرزمین پر کسی تائیوانی رہنماؤں سے ملاقات کرنے والی سب سے سینئر امریکی شخصیت بن چکے ہیں۔ ناظرین، چین نے اس ملاقات کے رد عمل میں تائیوان جزیرے کے گرد جو جنگی جہاز ہیں وہ تعینات کر دیے ہیں۔ تصدیق بھی اس کی گئی ہے تائیوانی وزارت دفاع کی جانب سے کہ بالکل چائنا نے یہ ری ایکشن دیا ہے۔ چین کے تحفظات پر امریکہ کا موقف یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی سارے تائیوانی صدر دیگر ممالک کے سفیر جو ہیں وہ امریکہ میں قیام کرتے آئے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، امریکہ اور چین کے درمیان ماضی میں کئی ایسے معاملات میں اختلاف رہا ہے، کئی چیزوں پر یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے مد مقابل آئے ہیں، لیکن شاید ہی کبھی چین اور امریکہ میں اتنا زیادہ تناؤ دیکھا گیا ہو جتنا کہ اب بڑھتا جا رہا ہے۔ تائیوان کے صدر کے امریکہ جانے کا معاملہ دونوں ممالک کے تعلقات پر اب کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے، اس پر ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے، جی آر بلوچ صاحب، سابق سفیر ویتنام، ان سے ہم بات کریں گے۔ لیکن اس پر پہلے ایک پیکج ہے ڈیٹیلڈ کہ یہ ملاقات کیوں کی گئی، کیوں تائیوانی صدر جو ہیں وہ وہاں پہنچی، اس ملاقات میں ڈسکس کیا کچھ ہوا ہے، اور پھر اس سارے معاملے پر چائنا کو تحفظات کیا ہیں، ان تحفظات کا جواب امریکہ کیا دے رہا ہے۔ پہلے یہ پیکج میں دیکھتے ہیں، پھر کچھ سوالات جو اس سے جڑے ہیں وہ جی آر بلوچ صاحب سے ان کے جوابات چاہیں گے۔ تائیوانی صدر نے 30 مارچ کو لاطینی امریکہ کے سرکاری دورے کے دوران پہلے نیو یارک میں سٹاپ اوور کیا۔ انہوں نے دورے کے دوران گوئٹے کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، جو تائیوان کو سفارتی طور پر تسلیم کرنے والے چند ممالک میں سے ایک ہیں۔ تائیوانی صدر نے اپنے دورے کو مکمل کرنے کے بعد سٹاپ اوور کے دوران بدھ کو لاس اینجلس میں امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر سے ملاقات کی۔ ریپبلکن سے تعلق رکھنے والے کیون میکارتھی ایوان میں اپنے عہدے کی حیثیت سے امریکی قیادت کی درجہ بندی میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ عالمی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ سائنگ وین اور کیون میکارتھی کی امریکی سرزمین پر تائیوانی صدر کی آمد سے پہلے رونالڈ ریگن لائبریری کی پارکنگ میں تائیوان کے جھنڈے لہراتے گئے۔
ताइवान और हांगकांग के हामियों ने जाओ ताइवान के नारे लगाए। जर्मनी नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात के दौरान केविन मैकार्थी ने ताइवानी सदर को यकीन दिलाया कि वो दोनों जानब के लोगों के लिए इक्तिसादी आज़ादी, जमहूरियत, अमन और इस्तेहकाम को फिरोग देने के लिए मिलकर काम करने के रास्ते तलाश करते रहेंगे। सहाफियों से गुफ्तगू में सदर साई इंगवेन का कहना था, अमरीकी सियासतदानों की मौजूदगी और गैर मुतज़लज़ल हिमायत से ताइवान की आवाम को यकीन है कि हम तन्हा नहीं हैं। बीजिंग ने ताइवानी सदर की स्पीकर से मुलाकात के जवाब में ताइवान के अतराफ समुद्रों में अपने जंगी जहाज भेजे गए। चीनी बहरिया के हुकाम ने बताया कि वो जजीरा ताइवान को सरजमीन चीन से अलग करने वाले पानियों में गश्त बढ़ा रहे हैं। ताइवान की वजारत दिफा ने तस्दीक की कि ताइवान के आसपास पानियों में चीन की एक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर और 3 मजीद जंगी जहाजों की तैनाती का पता चला है। वजारत दिफा के मुताबिक ताइवान की बहरी और फिजाई अफवाज और जमीनी रिडार सिस्टम इसकी कड़ी निगरानी कर रहे हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने गुज़श्ता साल अगस्त में इस वक्त की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान के दौरे पर आसपास के पानियों के अलावा फिजा में जंगी जहाज, मिसाइल और जंगी तैयारे तैनात कर दिए थे। नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद ताइवान के गिर्द जंगी मशकों का आगाज किया था। चीन ताइवान की सदर साई इंगवेन की अमरीकी अवान नुमाइंदगान से मुलाकात को एक और इश्तियाल अंगेजी और वन चाइना उसूल की खिलाफ वर्जी करार दे रहा है। दूसरे जानिब अमरीका ये कहता आया है कि उनकी एक चाइना पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। दूसरी तरफ ताइवान के साथ गैर रस्मी और दिफाई ताल्लुकात भी इसकी पॉलिसी का हिस्सा है। जी आर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, वियतनाम में सफ़ीर रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से और इस वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बलोच साहब। बलोच साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा बलोच साहब ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि क्यों एक ही मसले पर चीन को बार बार तंबीह करना पड़ रही है अमेरिका को, और क्यों ये बार बार तंबीह जो है अमेरिका की चाइना की इग्नोर की जा रही है, प्रोवोक किया जा रहा है? बार बार कुछ ऐसे विजिट्स वहाँ के करवाए जा रहे हैं या वहाँ की शख्सियात के विजिट्स करवाए जा रहे हैं अमेरिका के अंदर, क्यों? जी देखिए, अमेरिका का और चाइना का जो भी कॉन्टेस्ट चल रहा है ग्लोबल डोमिनेशन के लिए, एक जो है वो एग्जिस्टिंग सुपर पावर है और दूसरी इमर्जिंग है, और उसमें ताइवान का बहुत कलीदी किरदार है और उस एक बोहरा है इन दोनों आलमी ताकतों के दरमियान इस वक्त जो टग ऑफ वॉर चल रहा है। एक साइड पे तो अमेरिका ने बार बार कहा है कि हम एक चाइना की पॉलिसी पे कारबंद है, लेकिन उसके साथ ही वो कहते हैं कि हम इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करते हैं, हम जमहूरियत की बात करते हैं। तो एक लिहाज से ये कॉन्ट्रडिक्शंस चाइना को दिखती हैं अमेरिकन पॉलिसी में, जहां तक ताइवान ये सारे मफादात, ये कारोबार, ये आपसी ताल्लुकात जो हैं तिजारती दुनिया भर में बढ़ाना, ये ताइवान के साथ ही दिखाई दे रहे हैं। ये भी तो सारे क्वेश्चन है ना। जी यकीनन यही मैं अर्ज करना चाह रहा था कि ये बहुत सारी दुनिया के जो बस्तरीन है और एनालिस्ट हैं वो भी अमेरिका की इस पॉलिसी में एक डायकोटमी देखते हैं, एक कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं, और किसी हद तक हाइपोक्रेसी भी जी नजर आती है कि जब आप बात करते हैं कि हम एक चाइना पॉलिसी में बिलीव करते हैं, तो फिर आप किस तरह से ताइवान के झंडे को वहां लहराते हैं जब उनकी प्रेसिडेंट वहां पे आती है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि ताइवान के अंदर भी बहुत बड़ी डिवाइड है, जो कि मेरे ख्याल है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मैं देता चलूं कि वहां पे भी दो किस्म की लॉबीज है। इस वक्त जो पार्टी वहां पे दो, चूंकि वहां जमहूरियत है, एक दो पार्टियां भी हैं वहां पे, तो इस वक्त जो पार्टी पावर में है ताइवान में और जो प्रेसिडेंट है इस वक्त, ये बड़ी डाई हार्ड प्रो इंडिपेंडेंस पार्टी है, उनके प्रोग्राम के अंदर है। लिहाजा जब से ये पार्टी और ये प्रेसिडेंट आई हैं पावर में, उस वक्त से हम देख रहे हैं कि अमेरिका और ताइवान के रिलेशनशिप बहुत एक्टिवेट हो गई हैं, और सिंबॉलिकली बताया जाता है कि चाहे कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है या किसी जमाने में रहे थे, लेकिन अब वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो नोशन है, वो जो फीलिंग है कि नहीं आगे चल के हमने कभी भी चाइना के डोमिनेशन में नहीं आना, इस चीज को वो असर्ट कर रहे थे। और खासतौर पे जो सिंबोलिज्म है ये भी इस चीज को कर रहा है कि वो अमेरिका की
अम्ब्रेला जो है सिक्योरिटी की वो कंटिन्यूअसली रखना चाहते हैं। और इसमें शायद आपको पता भी होगा कि बहुत सारा आर्मामेंट की सेल का आपस में इनका रिलेशनशिप भी चल रहा है और बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी जो है वो साइन हुए हैं ताइवान और अमेरिका के दरमियान। और इस वक्त एक नई, जब से प्रीवियस जो स्पीकर थी आई थी ताइवान में, अमेरिकन स्पीकर, उस वक्त से बहुत सारा जो है मिलिटराइजेशन ऑफ ताइवान जो पहले भी था लेकिन अब और मजीद बढ़ा दिए। उन्होंने अपने लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दिया है। उन्होंने भी एक लिहाज से सिंबोलिज्म किया हुआ है कि वी विल डिफेंड आवर फ्रीडम। लाइकवाइज चाइना ने भी अपना असर्ट करने के लिए आपको पता होगा वहां एक्सरसाइज भी की थी अबाउट स्ट्रेचिंग ओवर 2 वीक्स लास्ट ईयर सर। अभी अभी जी अभी हाँ अभी तो कुछ जंगी जी जहाज उन्होंने लगा दिए हैं इस ताइवान के जजीरे के गिर्द, एक मैसेज देने के लिए। बस यहीं तक डेफिनेटली मैसेज दिया जाएगा। लास्ट ईयर हमने देखा था अगस्त के महीने के अंदर जंगी मशकें की गई थी, मैसेज दिया गया था, लेकिन क्यों ये मैसेज उस तरह से कन्वे हो नहीं पा रहा है? क्यों ताइवान बाज नहीं आ रहा है? और क्या अभी आपको लगता है कि ये सिर्फ जहाज तैनात करने से मामला आगे जा सकता है, फिर से मशकें हो सकती हैं और इससे आगे भी कुछ हो सकता है? देखिए, ये एक ग्लोबल फ्लैश पॉइंट है ताइवान जो है। हम एज एनालिस्ट, मैं भी और जितने भी हमारे हैं, कि अगर दुनिया में कहीं पे अगर कोई मसला अभी आ सकता है अमेरिका और खासतौर पे अमेरिका और चाइना के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का, तो उसमें ताइवान इज वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग इशू एंड अ फ्लैश पॉइंट। तो इस बात को तो बईद नहीं सोचा जा सकता कि यहाँ पे कभी ना कभी अगर अगर दोनों साइड्स ने कंस्ट्रेन और रिस्ट्रेन ना किया तो कॉन्फ्लिक्ट कोई एक्सीडेंटली कंस्ट्रेंट हो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लिहाजा ये एक्सरसाइज होना या इस तरह अपने जहाज भेजना चाइना के, और उसका अगर रिएक्शन आता है अमेरिका से, तो देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन ये एक पोस्चरिंग जो है वो दोनों तरफ से आती है, जिसमें कई दफा शायद आपने रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी कि अमेरिकन जहाज स्टेट ऑफ जो चाइना है वहां अपने ताइवान के करीब से जाते हैं और चाइनी बहुत सारे शिप्स उनको फिर वहां से हटा देते हैं। इसी तरह से जो है वो एयर पे भी इनका आपस में चलता रहता है। सो जो मेरे ख्याल में अमेरिका और चाइना की जो टग ऑफ वॉर है और ये पोस्चरिंग है ऑन ताइवान चलती रहेगी जब तक कि कोई ऐसा नया ये लोग अपना पीसफुल रिजीम, ग्लोबल पीस का नहीं साइन कर लेते, या कम से कम अंडरस्टैंडिंग नहीं आ जाती कि ये इन दोनों ही दिखाई नहीं दे रही है ना सर। अभी चंद हफ्ते पहले हमने देखा है कि मिलियन डॉलर्स का जो असलहा है वो फरोख्त किया गया है अमेरिका की जानिब से ताइवान को। क्यों ज़रूरत है ताइवान को इस असलहे की? अगर वो कह रहे हैं कि जी ये तो एक आम सी मुलाकातें हैं, फिर अगर अमेरिका क्यों उसको बेच रहा है, जब अमेरिका ये कह रहा है कि जी हम वन चाइना पॉलिसी पर हैं, हम तो उससे हटे नहीं हैं, हम उस पॉलिसी को तस्लीम करते हैं, उस पर अमल दरामद कर रहे हैं, तो ये तो सारी चीज़ें अगेंस्ट होती दिखाई दे रही ना। ये तो वन चाइना पॉलिसी की खिलाफ वर्जी नहीं है सर? या ये किया जा सकता है अमेरिका की जानिब से असला फरोख्त किया जा सकता है? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये खिलाफ वर्जी है। अगर आप डीप जाएं तो मैं जिस तरह पहले किया कि कॉन्ट्रडिक्शन है और इसमें नफी भी होती है किसी हद तक उस चाइना पॉलिसी की। लेकिन अमेरिका की फॉरेन पॉलिसीज हमने न सिर्फ ताइवान के हवाले से लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये देखा है कि कॉन्ट्रडिक्शन होती है। अगर हम पैलेस्टाइन की बात करें, वहाँ देखिए कि हालांकि वहाँ ऑलरेडी एक 2 नेशन सेटलमेंट की बात हो चुकी है, साइन हो गया है एग्रीमेंट, दिहाइयाँ हो गई उसको, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल जो है वो अपनी बस्तियां और बढ़ता चला जा रहा है। और अभी रिसेंटली क्या कुछ हुआ मस्जिद अक्सा में, अभी आपने शायद वो उस पर प्रोग्राम भी किया। तो अमेरिका का मसला है जी, ये एक रवैया है अमेरिका का एज ए ग्लोबल हेजेमोन। एक हेजेमोन के तौर पे अमेरिका समझा जाता है और शायद वो अपना वो प्रोफाइल भी रखना चाहता है कि न सिर्फ कि वो एक ग्लोबल पावर है लेकिन एक ग्लोबल हेजेमोन है, कि दुनिया को मेरी रविश के मुताबिक रविश बनानी है। हम दुनिया के रविश के मुताबिक रविश नहीं बनाएंगे, जहां तक हो सकेगा जाएंगे। तो मेरे ख्याल है चाइना उसके बरअक्स ऐसा मुल्क है जो अभी तक भी यही कहता चला आ रहा है कि हमारी नजर में बेहतर ये है कि हम कोऑपरेशन और कंपटीशन दोनों ही इकोनॉमिक तरीके से करें, लेकिन अपने आप को जंग से बाज रखें, दूर रखें। और मैं समझता हूँ चाइना
will try its best not to be dragged into any conflict. किसी हॉट वॉर में अभी चाइना नहीं उलझाया जा रहा जाएगा, है, प्रोवोक किया जा रहा है, खामखा इस जी, मसले को जरूर, हवा दी जा रही है जरूर, अमेरिका की जरूर, जानिब से, और जरूर, नाम जी जरूर, तिजारत का जरूर, और सिफारती ताल्लुकात कोई की शक बेहतरी नहीं। का लगाया जा रहा है, लेकिन यकीनन। इनफैक्ट मामला और है। बहुत शुक्रिया बलोच साहब, आप Thank you. हमारे साथ मौजूद you. थे, मेरे Thank you. प्रोग्राम के लिए वक्त Thank निकाल you. रहे थे, अपना तज्जिया Thank you. सर शेयर करे थे। जी आर बलोच साहब की गुफ्तगू जी आप सुन रहे थे, साबिक सफ़ीर रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से वियतनाम में, बड़ी ज़बरदस्त निगाह रखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पर, और हमें बता रहे थे कि मामला क्या रुख इख्तियार कर सकता है अमेरिका और चाइना के दरमियान, जब ताइवान के मसले को अमेरिका की जानिब से इतनी हवा दी जा रही है। अच्छा, मसले तो बहुत सारे ममालिक की तरफ से बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जिन मसाइल पर असल में तवज्जो देनी चाहिए है, उन मसाइल पर तवज्जो नहीं है, और यही वजह है। महंगाई अपनी जगह है, बेरोज़गारी अपनी जगह है, लेकिन दुनिया के नाज़रीन बेशतर कम तरक्की याफ्ता ममालिक इस वक्त ऐसे हैं जिन्हें तवानाई के शदीद बहरान का सामना है। बिजली का ये बहरान अफ्रीका की अहम मईशतों में शुमार जनूबी अफ्रीका को मसाइल से दो चार कर रहा है। जनूबी अफ्रीका में इस वक्त सूरत हाल ये है नाज़रीन कि कई माह से दिन में 11 घंटे तक बिजली का गायब रहना मामूल बन चुका है। इस बहरान के बायस मुल्क को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान पहुंच रहा है। मुल्क की जो बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, उन्होंने सर्विस की बिला तातुल फराहमी के लिए अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। मुल्क की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो ये कहते हैं कि दिन में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग के बायस सर्विस जारी रखना महंगा पड़ता है। यहाँ मोबाइल टावर्स को बिजली की मुसलसल फराहमी के लिए जनरेटर चलाना पड़ रहे हैं, जिसके बायस उन्हें भारी रकम अदा करना पड़ती है। अगर गुज़िश्ता साल के आदाद शुमार देखे जाएँ तो मोबाइल कंपनीज़ की जानिब से 69.89 मिलियन डॉलर्स पेट्रोल और डीजल पर खर्च किए गए। अब अगर लोड शेडिंग के दौरान बैकअप नहीं होगा तो मोबाइल सारिफीन के मोबाइल भी खामोश ही रहेंगे। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं जनूबी अफ्रीका की, तो हम ये जानते हैं कि कोयले की पैदावार का हामिल ये मुल्क अपनी बिजली का 80% जो है वो जौहरी तनसीबात से पूरे करता है, लेकिन फिर भी इस मुल्क में बिजली बहरान का ये सिचुएशन क्यों है, इतना बड़ा बहरान आया क्यों है? इस सवाल का जवाब जो है वो आप हमारी अगली रिपोर्ट में जान पाएंगे। जनूबी अफ्रीका गुज़िश्ता 15 बरस से बिजली की कमी का शिकार है, लेकिन रवां साल लोड शेडिंग अपनी इंतहा को पहुंच गई है। बिजली बहरान के बायस मुल्क की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के लिए सर्विस की बिला तातुल फराहमी इंतहाई मुश्किल हो गई है। मुल्क की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि एक दिन में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग के बायस सर्विस जारी रखना महंगा पड़ रहा है। कंपनियों को डीजल जनरेटर, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी सिस्टम पर लाखों के इजाफी अखराजात करने पड़ रहे हैं, जिसके बायस अखराजात हद से तजावुज कर गए हैं और इस सूरत हाल में सर्विसेज को जारी रखना दुश्वार हो चुका है। बरतानवी खबर सेंधारी की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी अफ्रीका की 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने गुज़िश्ता बरस मुल्क भर में सिर्फ मेट्रोपॉलिटन्स और हाई रेवेन्यू साइट्स पर सर्विसेज बहाल रखने के लिए जनरेटर्स, तेल, बैटरियों और मुरम्मत की मद में 1090 मिलियन अफ्रीकी ऋण खर्च किए थे। ताहम तवील लोड शेडिंग के दौरान बैकअप खत्म होने पर शहरियों को सर्विस मअतली का सामना करना पड़ता था। दिसंबर 2022 में जनूबी अफ्रीकी मुल्क में तवानाई का बहरान संगीन होने पर बिजली बनाने के प्लांट्स की हिफाजत के लिए फौज तैनात करना पड़ी थी। ये इकदाम कोयले और डीजल से चलने वाले बिजली पैदा करने के प्लांट्स में तखरीब कारी, चोरी, तोड़फोड़ और बदउनवानी के बढ़ते हुए खतरे के पेश नजर किया गया था। लोड शेडिंग ने बराज़म की सबसे ज्यादा सनअतें रखने वाले मुल्क को गुज़िश्ता कई बरसों से मुसलसल मुतासिर किया। ताहम रवां साल जनूबी अफ्रीका में बिजली का बहरान संगीन होता गया और अब रोजाना कई घंटे बिजली बंद हो रही है। बिजली की तवील बंदिश पर जनूबी अफ्रीका के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे भी किए गए। जिसकी वजह से गुज़िश्ता साल एस्कॉम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि बिजली के सरकारी महकमे को बेहतर बनाने की राह में जराइम और करप्शन जैसी रुकावटें दरपेश हैं। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका के सदर साइरल रामाफोसा ने बिजली के बहरान से निपटने के लिए कौमी आफत का ऐलान के फैसले को वापस ले लिया है। तवानाई के वजीर का कहना है कि वो आइंदा चंद माह में इस बहरान पर काबू पा लेंगे। मरकजी बैंक ने भी रवां बरस बिजली बहरान के ज़रिए असर मुआशी शरह नमो में 2% कमी की पेशगोई कर दी है। तवील लोड शेडिंग के बाद शहरियों में गम और गुस्सा बढ़ रहा है।
नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही मेरे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अब मेरी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। ब्राजील में एक दरिंदा सिफत इंसान ने डे केयर सेंटर में घुसकर 4 बच्चों को कुल्हाड़े के वार से कत्ल कर दिया, जबकि 4 जख्मी भी हुए हैं। आलमी मीडिया ने मुकामी हुक्काम के हवाले से बताया कि ये वाकया ब्लू मिनाओ में मौजूद डे केयर सेंटर में पेश आया। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक मरने वाले बच्चों में 3 बच्चे और 1 बच्ची शामिल है, जिनकी उम्रें 4 से 7 साल के दरमियान हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद हमला आवर ने पुलिस स्टेशन जाकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी हैं। अमेरिका में तूफानी बगोलों से आने वाली तबाही में 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए, जबकि घरों की छतें भी गिर गईं। खबर एजेंसी के मुताबिक रियासत अरकानसास, इलिनॉय और मिजोरी समेत दीगर अमरीकी रियासतों में भी तूफान की तबाहकारियां जारी हैं, जिसमें हजारों अफराद बेघर हो गए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भी मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में तूफान से 32 अफराद हलाक हुए थे। बरतानवी हुकूमत ने सियासी पनाह लेने वालों को पानी पर तैरती रिहाइशगाह में रखने का मंसूबा बना लिया। बरतानिया की हुकूमत ने ऐलान किया कि उसने जुनूबी साहिल पर तकरीबन 500 पनाह गुज़ीनों को रिहाइश देने के लिए एक ब्रिज लीज पर दिया है, क्योंकि वो अपने साहिलों पर पहुंचने वाले तारकीन वतन और पनाह गुज़ीनों के क़याम के अखराजात को कम करना चाहता है। बरतानवी होम ऑफिस के मुताबिक बेबी स्टॉक होम नामी 200 कमरों पर मुश्तमिल रिहाइशगाह होटलों के मुकाबले में काफ़ी सस्ती पड़ेगी। होम ऑफिस का कहना है कि बरतानिया को तारकीन वतन के रिहायशी अखराजात की मद में 6 मिलियन पाउंड योमिया के अखराजात करना पड़ रहे हैं। अफ्रीकी मुल्क अलजायर की एक मस्जिद में अजीब वाक़या पेश आया, जहां एक बिल्ली नमाज तरावी पढ़ाने वाले इमाम के कंधे पर जाकर बैठ गई। इस वाक़े की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें बिल्ली को इमाम मस्जिद के कंधे पर बैठे देखा जा सकता है, जबकि इमाम साहब नमाज की क़िरात कर रहे थे। इमाम मस्जिद भी बिल्ली के साथ शफ़क़त से पेश आए और बिल्ली से बेनियाज होकर अपनी तिलावत जारी रखी। बिल्ली ने इमाम मस्जिद के मुंह से अपना मुंह लगाया और इमाम के रुकू में जाने से थोड़ा कबल बिल्ली खुद ही उनके कंधे से उतर गई। मदीना मुनव्वरा में नई इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज कर दिया गया, जिसे मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ायरीन और दीगर मुसाफिर इस्तेमाल करेंगे। मदीना रीजन के गवर्नर और डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन शहजादा फैसल बिन सलमान ने इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह किया। सऊदी मीडिया के मुताबिक नई इलेक्ट्रिक बसों को रिहायशियों और ज़ायरीन की आसानी के लिए 4 अहम रास्तों पर चलाने का मंसूबा है। ये बसें एक बार चार्ज करने के बाद अपने मखसूस ट्रैक पर 250 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है। इलेक्ट्रिक बस में जदीद एयर कंडीशनिंग सिस्टम, सफ़र की तफसीलात दिखाने वाली डिस्प्ले स्क्रीन्स और खुसूसी अफराद के लिए मखसूस नशिस्तें लगी हुई हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खेलों का आलमी दिन मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में अमन के फ़रोग़ में खेलों के अहम किरदार को उजागर करना है। 23 अगस्त सन 2013 को अक़वाम मुत्तहिदा ने तरक्की और अमन के लिए खेलों का आलमी दिन हर साल 6 अप्रैल को मनाने का फैसला किया था, जो सन 1896 में एथेंस में पहले जदीद ओलंपिक गेम्स के आगाज़ का दिन था। बैनुल अक़वामी ओलंपिक कमेटी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खेलों की रसाई देने पर जोर दे रही है। बैनुल अक़वामी ओलंपिक कमेटी और अक़वाम मुत्तहिदा खेलों को समाजी तब्दीली के अहम अंसर के तौर पर इस्तेमाल करने में अज़्म रखते हैं और इस हवाले से कई मंसूबों पर मिलकर काम किया गया है और कई मंसूबों पर अब भी काम हो रहा है।